हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में के स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ भारत को एक दुखद त्रासदी भी मिला। वह था भारत का एक विभाजन, जो पाकिस्तान के नाम से आज हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको कहा था कि ब्रिटेन में 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट आर एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और ये 1945 तक नहीं सॉरी 1940 से 1945 तक चर्चिल थे। 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और फिर 1945 में जुलाई 1945 में वहाँ चुनाव हुआ था, अक्टूबर 1945 में चुनाव हुआ था। और फिर जो है लेबर पार्टी के क्लीमेंट आर एटली जो है 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1951 तक थे, 1951 तक थे और ये लेबर पार्टी के नेता थे। जब ये सत्ता में आए तो 20 फरवरी 1947 को इन्होंने एक घोषणा किया और वह यह घोषणा था कि 30 जून 1948 जून 1948 तक जो है भारत की सत्ता जो है भारत के उत्तरदायी लोगों के हाथ में सौंप दी जाएगी। भारत की सत्ता भारत के उत्तरदायी लोगों के हाथ में सौंप दी जाएगी। क्लीमेंट आर एटली जो लेबर पार्टी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत की सत्ता भारत के उत्तरदायी लोगों के हाथ में सौंप दी जाएगी, यह उन्होंने कहा। साथ में क्लीमेंट आर एटली ने यह भी कहा कि भारत के विभाजन के लिए जो है ब्रिटेन उत्तरदायी नहीं है। क्लीमेंट आर एटली का एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि भारत के विभाजन के लिए ब्रिटेन उत्तरदायी नहीं है। यह बात एटली ने कहा। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो वेवेल थे। कौन थे? वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल के बाद भारत का वायसराय बनकर आए आपको लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसराय थे या गवर्नर जनरल जो कहिए, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। एक तरह से 34th गवर्नर जनरल थे भारत के। 34वां इनका स्थान था गवर्नर जनरल में। इन्होंने 24 मार्च 1947 को जो है वायसराय का शपथ लिया और शपथ लिया तो इनको जो है एक विशेष हिदायत दिया गया था कि आप भारतीयों के लिए सत्ता हस्तांतरण का कैसे होगा आप बात कीजिए, लेकिन जहां तक संभव हो भारत को विभाजन को टाला जा सके, भारत को संयुक्त रखने की बात की गई। मतलब ये नहीं कि बंटवारा करके आप चले आइए, जहां तक संभव हो तो विभाजन को टाला जाए। सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है भारत के उत्तरदायी लोगों से आप बात कीजिए कि कैसे सत्ता हस्तांतरण हो। शपथ ग्रहण किया तुरंत जो है ये काम में लग गए। उसके बाद लेकिन यह भी साथ साथ कहा गया था कि एटली ने इनको हिदायत दिया था कि आप जो है सत्ता हस्तांतरण के लिए बात कीजिए, भारत को संयुक्त रखने की बात कीजिए, विभाजन नहीं हो। लेकिन जो परिस्थिति बदल गई है उसके अनुकूल आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए भी इनको अधिकृत किया गया। तो आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा तो उसके साथ ब्रिटेन की सरकार जो है तैयार है, उस पर आपको कोई उसमें नानुकूल नहीं होगा। मतलब विशेष हिदायत था कि आप भारत को स्वतंत्र करके सत्ता लोगों को दे दीजिए और फिर आप चले आइए। उनको साफ साफ कहा दिया गया था। और
इसमें यह था कि ब्रिटिश न्यूनतम हानि के साथ सम्मानजनक ढंग से भारत से वापस हो जाए। इटली का यह कहना था माउंटबेटन से कि ब्रिटेन जो है न्यूनतम हानि के साथ सम्मानजनक ढंग से भारत से वापस हो जाए। आपको यह बात ध्यान रखना होगा। यह हो गया बात। उसके बाद 24 मार्च से लेके 6 मई 1947 तक लॉर्ड लुई माउंटबेटन शपथ लेने के साथ ही भारत में लगभग भारतीय नेताओं से 133 बार मिल लिया। और इतना हैक्टिक, इतना जल्दबाजी में सबसे बात किया, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। और यह लगभग 31 मार्च 1947 को गांधी जी से पहली बार मिला। 31 मार्च 1947 को गांधी जी से पहली बार मिला। लॉर्ड लुई माउंटबेटन 31 मार्च 1947 को गांधी जी से पहली बार मिला। 24 मार्च को आया था। एक सप्ताह के बाद जो है वह लॉर्ड लुई माउंटबेटन महात्मा गांधी से मिला। 24 मार्च से लेकर 6 मई तक जो है भारतीय नेताओं से लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने 133 बार मुलाकात किया और एक गुप्त प्लान बनाया जिसका नाम है बालकन प्लान। क्योंकि इस प्लान को तो घोषणा वो कर नहीं सकता था, बालकन प्लान। और गांधी जी से पहली बार मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुआ। क्योंकि भारत में उस समय दंगा, बहुत सांप्रदायिक दंगा बहुत तेजी से फैल गया था। मैं आपको कहा था कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। उसके कारण भारत में दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा बहुत तेजी से फैल गया था। तो गांधी जी ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन से कहा कि ऐसा है कि दंगा को रोकने का एक ही उपाय है, भारत जो हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा है, जो उसमें अंतिम सरकार है जिसके उपाध्यक्ष नेहरू जी हैं, उनसे सत्ता को लेके और मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना को सौंप दिया जाए। ये गांधी जी ने सुझाव दिया जो कि माना नहीं गया बाद में। गांधी जी बंटवारा के एकदम विरोधी थे। गांधी जी कहते थे कि अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार करती है तो विभाजन जो है मेरे लाश के ऊपर से होगा और मैं जानता हूं कि कांग्रेस भी मेरी बात मान लेगी। यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। खैर, बालकन प्लान बना और उस बालकन प्लान से पहले एक प्लान और लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने दिया था, उसको कहते हैं डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान, ये डिकी बर्ड प्लान जो है वह यह था कि जब लॉर्ड लुई माउंटबेटन आया तो वह नेहरू जी से कहा या कांग्रेस से कहा कि ऐसा है कि जो भी सांप्रदायिक दंगा फैल रहा है तो क्यों न जो है प्रांतीय सरकारों को ही सत्ता सौंप के हम लोग वापस हो जाते हैं। यह बात लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कहा डिकी बर्ड प्लान में, लेकिन नेहरू जी ने इसको अस्वीकार कर दिया। यही है डिकी बर्ड प्लान। फिर जब डिकी बर्ड प्लान नेहरू जी ने इसको अस्वीकार कर दिया तो बालकन प्लान बना। ये बालकन प्लान यही था कि भारत का विभाजन किया जाए, है ना। और इस प्लान को लेके इटली जो उसको एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसी के अंदर में रह के इन्होंने एक बालकन प्लान तैयार किया माउंटबेटन ने। और फिर जो है वह ब्रिटेन में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जुलाई 1947, इसका पूरा नाम है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जुलाई 1947। अब माउंटबेटन प्लान या बालकन प्लान में क्या क्या बातें थी तो वो मैं बता देता हूं। भारत और पाकिस्तान नाम का दो डोमिनियन बनाया जाएगा और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र होगा और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा। यह दो अधिराज्य हो गए। भारत का विभाजन अब कर दिया गया। पहला शर्त, देशी रियासत को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं दिया गया। कहा गया तो भारत में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए। तीसरा इसका प्रावधान था क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो राज्य हैं और असम के जो सिलहट क्षेत्र है इसमें यहाँ जनमत संग्रह होगा
और यहाँ के लोग ये तय करेंगे कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहते हैं। यह था माउंटबेटन प्लान या बाल्कन प्लान के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट बात था वह। और इसी प्लान को लेके ब्रिटेन सरकार ने, जो इटली की सरकार थी, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक बनाया। इसको भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जुलाई 1947 कहा जाता है। इसको 4 जुलाई 1947 को, इस विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में, चाहे जो भी कहिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको प्रस्तुत किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स से कहिए, चूंकि विधेयक वहीं हाउस ऑफ कॉमन्स में आता है। 4 जुलाई को यह विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है रखा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स से यह 15 जुलाई 1947 को पारित हो गया। 15 जुलाई 1947 को यह पारित हो गया। कुछ संशोधनों के साथ 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इसको पारित कर दिया। मतलब ब्रिटेन की जो निम्न सदन और उच्च सदन दोनों ने जो है भारत के विभाजन की जो प्रस्ताव था, बाल्कन प्लान या लॉर्ड लुई माउंटबेटन या भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 को पारित कर दिया। और 18 जुलाई 1947 को इसको ब्रिटेन की महारानी का भी राजकीय स्वीकृति मिल गया और कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त 1947 को भारत एक नया अधिराज्य बनेगा। यह 2 इंपॉर्टेंट बात था। उसके बाद जब 3 जून की योजना आई थी, लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने 3 जून जो ये प्लान रखा था, माउंटबेटन प्लान, इसको 3 जून का योजना भी कहा जाता है। 3 जून का योजना भी कहा जाता है। मतलब 3 जून की योजना, माउंटबेटन प्लान या बाल्कन प्लान, तीनों एक ही चीज है। और इसी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जुलाई 1947 भी कहा जाता है। तीनों में बातें वही है केवल। तो 3 जून की योजना या माउंटबेटन प्लान था, या इस पर जो था, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो, जब माउंटबेटन ने 3 जून की योजना प्रस्तुत किया तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है की बैठक हुई और उसमें जो है 14 जून को हुआ था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 14 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में जो है यह डिसीजन लिया गया कि भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया जाए। इसमें जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर में, कांग्रेस में पाकिस्तान मतलब भारत के विभाजन में पक्ष में 29 वोट पड़े और 15 वोट विपक्ष में पड़े। 29 वोट भारत के विभाजन के पक्ष में पड़े और 15 वोट जो है भारत के विभाजन के विरोध में पड़े। ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है भारत के विभाजन का अंत तक विरोध किया। अब्दुल गफ्फार खान, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक इंपॉर्टेंट नेता थे, उन्होंने कहा कि हे गांधी बाबा, तुमने मुझे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया। अंतिम में बहुत भाव विदारक हो गए थे बेचारे, लेकिन खैर यह हो चुका था। और उसके बाद अब यह हुआ कि पंजाब और बंगाल का जो सीमा विभाजन की बात की गई, तो एक सीमा आयोग का गठन किया गया। सीमा आयोग 2 था। 2 सीमा आयोग का गठन किया गया, पंजाब सीमा आयोग और एक बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया। बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया। आपको आश्चर्य होगा जान के कि दोनों सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सिरिल रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ ने सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही सीमा निर्धारण नहीं की, क्योंकि उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान ही कहलाता था। इसलिए जो पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो, दोनों के सीमा निर्धारण का अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ था ही। पंजाब सीमा निर्धारण आयोग और बंगाल सीमा निर्धारण आयोग, इसमें 4 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अध्यक्ष थे सिरिल रेडक्लिफ, लेकिन 4 सदस्य थे। 2 सदस्य कांग्रेस के थे और 2 सदस्य आपको मुस्लिम लीग के थे। यह हो गया आपका सीमा निर्धारण। जो हुआ है वह लगभग आप मान के चलिए कि 1 सप्ताह का समय मिला था। 31 जुलाई के आसपास
सीमा निर्धारण का काम शुरू हुआ था, आयोग ही बना था 31 जुलाई 1947 को। ये सब कुछ ऐसे काम है ब्रिटिश सरकार के जो भारत में सांप्रदायिक लोगों को पता ही नहीं था 15 अगस्त 1947 को कि मेरा राज्य हम पाकिस्तान में जाएंगे कि भारत में जाएंगे। इतना मतलब काफी कम समय मिला था 31 जुलाई 1947 को, लगभग 15 दिन का समय ही था जो दोनों को मिला था। तो यही सब है आपका सीमा निर्धारण आयोग के बारे में। और इसी के साथ जो है भारत का ये बंटवारा हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें बाकी है। एक बात और ये है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था। अगर देखा जाए तो 15 अगस्त को भारत को एक बहुत कम समय मिला ना, 3 जून, जुलाई, अगस्त, तो सॉरी जुलाई पूरा तो 31 दिन, 27 दिन और 15 दिन, तो 5 1 6 7 13, 1 1 2 3 5 2 7, मात्र 73 दिन में भारत का ये बंटवारा कर दिया गया। 73 डेज में ही भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बना दिया। काफी कम समय दिया गया। और जो सीमा निर्धारण आयोग था वो 31 जुलाई को गठन हुआ। तो ये ब्रिटिश का यह कदम है, ये ठीक नहीं है। और लॉर्ड एटली ने यह कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, कि भारत के विभाजन के लिए इंग्लैंड उत्तरदायी नहीं है। सही हो सकता है यह बात, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत के दंगों में मरने वालों की संख्या को बढ़ाने में इटली का योगदान जरूर था। खैर, यह तो इतिहास में किंतु परंतु नहीं चलता है। इतिहास तथ्यों का बाजीगरी नहीं, तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात चर्चा करेंगे।